हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज आज का जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन, वह क्वेश्चन स्टार्ट होगा घटना चक्र के भूगोल से। और सुनिएगा क्वेश्चन नदियाँ जो घटना चक्र के प्रमुख नदियाँ हैं उसमें कल कुछ क्वेश्चन चला था, आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सुनिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है तब बेतवा नदी पर। किस पर बाबू? बेतवा नदी पर। यानी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है तो बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर। अब बेतवा नदी को देख कर क्या ख्याल है? माता टीला परियोजना किस नदी पर? माता के बेटवा, माता के यानी माता टीला परियोजना कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। खुद ही कहता। अब मध्य प्रदेश की बात रहा था, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर बात करें कि सबसे राजस्थान से पहले कौन सा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, तो मध्य प्रदेश था। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब जाकर अब राजस्थान भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया है। ठीक है। अब सर बात करें कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक टाइगर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन कहाँ पर? सबसे अधिक वन प्रतिशत कहाँ पर? मिजोरम। और सबसे अधिक परसेंटेज में वन वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन है? आंध्र प्रदेश। प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है। अगर सर आंध्र प्रदेश की बात करें कि अभी वर्तमान में राजधानी विशाखापट्टनम हो गई है और उसका हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो कब हुआ था? 2019 में। कब? 2019 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। 2 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। खुद ही कहते। सुनिए, चलिए, निम्नलिखित में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है बाबू? तो राजघाट बांध। राजघाट बांध बाबू बेतवा नदी पर। राजघाट बांध किस पर? बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर और राजघाट बांध भी किस पर बाबू? तो बेतवा नदी पर। ठीक है। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती है। यानी चंबल नदी जो है ना, चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी कहाँ से? तो महू मध्य प्रदेश से निकलकर इटावा यानी उत्तर प्रदेश में है। यहीं के अखिलेश यादव हैं इटावा के। ठीक है। यहीं पर यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। कौन नदी? तो चंबल नदी। ठीक है। तो देखिएगा, चलिए दोस्त, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। किस पर बाबू? चिनाब नदी पर, जो कि रेलवे ब्रिज है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में 210 मीटर ऊंचाई पर। ठीक, चिनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? किस राज्य में बाबू? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी बिहार में पटना से हाजीपुर जोड़ने वाली गंगा नदी की लंबाई कुल 5.575 किलोमीटर निर्मित है। इसी पर क्या है बाबू? तो महात्मा गांधी सेतु स्थित है। वहीं महात्मा गांधी सेतु पुल पार करके ही हाजीपुर आप जाइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, सतलज, रावी। तो सतलज नदी। और सतलज नदी जो है हिमालय के सभी द्रोणियों से पार करके भारत में प्रवेश करती है। यानी यह कहाँ से? तिब्बत से के मानसरोवर झील के समीप राकस से निकलती है। कोई दिक्कत है? तो कपिली जिसकी सहायक नदी है। कपिली किसकी सहायक नदी है बाबू? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के राकस ताल से निकलती हैं। और इसको कहाँ पर? तब भारत में यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को
असम में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। किससे? दिहांग के नाम से। और इसको अगर ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है ना कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, तो यमुना के नाम से जाना जाता है। किससे? जमुना के नाम से। यही जमुना आगे चल के कहाँ हो जाती हैं? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती हैं। समझ में आ गया? तब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है बाबू? 2900 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। ठीक। गंगा नदी में कौन सी सहायक नदी है बाबू? तो सोन। गंगा नदी की सहायक नदी है मंजीरा। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसका कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है। जो चलिए, कृष्णा के सहायक नदी कौन है? भीमा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है और यमुना की सहायक नदी केन है। चलिए दोस्त, कृष्णा की सहायक नदी कौन है? भीमा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है बाबू? ब्रह्मपुत्र की। अच्छा, गोदावरी की सहायक नदी क्या है? तो इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? इंद्रावती। यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल। यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल। ठीक है। देखिए, लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी जो है ना वह राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। बात ना करो। ठीक। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो चंबल। चंबल जो नदी है ना बाबू वह अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। कौन नदी बाबू? चंबल नदी। देखिए, पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। भारत में चंबल और सोन नदियां इसका अच्छा उदाहरण है। देखिए, अगर कहेगा कि अध्यारोपित नदी या पूर्वारोहित नदी किसे कहा जाता है तो चंबल और सोन नदी इसका उदाहरण है। चंबल और सोन नदी इसका क्या है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी बाबू तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हैं। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है कौन? असम और पश्चिम बंगाल के बीच संकोच नदी। कौन है? संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच। ठीक है। ठीक है। संकोच नदी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी। माही नदी। ठीक है। देखिए, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये सब जो नदियां हैं ना पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कोई दिक्कत है? किशन गंगा एक सहायक नदी है। किसकी? तो झेलम की। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किसकी बाबू? तो झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? किशन गंगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी नदी तो विहार झील से। किससे? विहार झील से। यानी मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती हैं? तो विहार से। इसी प्रकार से ब्लू वाटर कहाँ से? इथियोपिया के किस झील से निकलती है? ताना झील से। बहुत सुंदर जवाब। यानी जो ब्लू नदी है ना बाबू तो वह इथियोपिया के ताना झील से निकलती हैं। और व्हाइट जो नील है वह विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील किस देश के बीच सीमा साझा करता है? तो युगांडा, तंजानिया और केन्या। केन्या, युगांडा और तंजानिया देश के साथ सीमा साझा करता है। अब विक्टोरिया झील से ही क्या करती हैं कि व्हाइट नील निकलती हैं, या इथियोपिया के ताना झील से ब्लू नील निकलती हैं, या स्वीडन के खार्तूम में, स्वीडन की राजधानी खार्तूम में जाकर दोनों मिल जाती हैं, वहीं से नील नदी कहलाने लगती है। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। बहुत सुंदर। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर। ठीक है। मिस्र की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की नील नदी की देन मिस्र को। बाप के दिल बेटा की, बेटा के दिल बाप, बाप के दिल बेटा। यानी कहने का मतलब है कि नील नदी के देन बाबू मिस्र, न कि मिस्र की देन नील नदी। नॉट दिस इज वेरी रॉन्ग। या आइए, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती हैं? तो विहार झील से। अगर पूछेगा ना कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती हैं तो कहाँ से बाबू? विहार झील से। कहाँ से? विहार झील से। ठीक है। अब सुनना,
ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी किस नदी की सहायक नदी है? तो सॉरी, उद्गम क्षेत्र। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? तो कावेरी नदी। कौन है? कावेरी नदी। वेरीनाग सोता यानी झरना, वेरीनाग झील से झेलम नदी, वेरीनाग से झील से कौन नदी? झेलम नदी। कोई दिक्कत है? महाबलेश्वर से कृष्ण नदी, महाबलेश्वर से कृष्ण नदी निकलती है, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार से कौन नदी? आहा, दामोदर तो निकलबे करती है। स्वर्ण रेखा नदी, कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी किस नदी, किससे? तो छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है। अब देखिए, वर्धा नदी की सहायक नदी कौन है? पेनगंगा। वर्धा नदी की सहायक नदी कौन है? पेनगंगा। अब महानदी की सहायक कौन है? शिवनाथ, महानाथ। तो महानदी की सहायक नदी कौन है? शिवनाथ। दामोदर नदी के बाराकर। चलिए दोस्त, देखिए हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। कानपुर पूछता है कि किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे। यह इतना शहर याद रखेगा। कानपुर भी पूछता है गंगा नदी के किनारे, वाराणसी तो जानते हैं गंगा नदी के किनारे, भागलपुर और पटना ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, ठीक। आगरा यमुना नदी के किनारे, मथुरा इटावा ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया और नई दिल्ली। इटावा, इटावा यहीं के अखिलेश यादव हैं, इटावा के, ठीक है। अब देखिए भागीरथी उत्तर काशी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। कौन है? उत्तर काशी। उत्तर काशी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी, यानी मूसी नदी के तट पर कौन सा स्थित है बाबू? तो हैदराबाद। अच्छा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे। कौन स्थित है? विजयवाड़ा। अच्छा जी, नांदेड़, नासिक और राजमुंदरी यह किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। नांदेड़, नासिक और राजमुंदरी। और नांदेड़ को देखकर क्या ख्याल आया? यहीं पर गुलखा नामक पठान ने क्या कर दिया? खोप दिया। किसको? छुरा मार दिया गुरु गोविंद सिंह को। कब? 1708 में। कब? और लगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। बिहार दरोगा में पूछ लिया, 1707 में औरंगजेब की और 1708 में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? और 1707 में ही पालखेड़ा का युद्ध हुआ नहीं? खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में, ताराबाई और साहू के बीच। चचिया ताराबाई और साहू भतीजवा। जब हार गई ताराबाई तब कलश की बांट लिया जाए। प्रथम कौन थे? पेशवा, प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। दूसरा बाजीराव प्रथम। देखिए, बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा बालाजी बाजीराव, और तीसरा हो जाएगा माधवराव, चौथा माधवराव, पांचवा नारायण राव, और छठा माधव नारायण, और सातवां बाजीराव द्वितीय। बाजीराव कोई दिक्कत है? अंतिम बाजीराव द्वितीय रहे तो सातवां आठवें दे दिया है, ठीक है। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। कोई दिक्कत है? माधव राव जो था अंतिम महान पेशवा था। अब वह कौन सा ऐसा पेशवा था जो एक भी युद्ध नहीं हारा था? बाजीराव प्रथम, एक बार भी पराजित नहीं हुआ था। कोई दिक्कत है? लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। किसको? बाजीराव प्रथम को। आइए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। सूरत कहेगा तो ताप्ती, सूरत ताप्ती। कोई दिक्कत? बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। झेलम श्रीनगर नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो शहर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे। इंद्रावती नदी कहाँ से बाबू? छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर ही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही।
और मध्य प्रदेश का गुजरात का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी के तट पर ही साधु बेट द्वीप पर कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लंबाई 182 मीटर। आप फीट में पूछ देगा तो बताइए, बदल कर दिखाइए। बताइए कटक किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। कटक किस नदी के किनारे बाबू? महानदी के। कोटा चंबल नदी के किनारे। गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। याद रखेगा, कई बार पेपर में पूछा है कि गोरखपुर कहेगा तो राप्ती नदी के किनारे, या सूरत पूछेगा तो ताप्ती नदी के किनारे। सूरत पूछेगा तो गोरखपुर पूछेगा तो बहुत सुंदर। अब बैतूल कहेगा तो ताप्ती नदी के किनारे। अयोध्या राम आएंगे सरयू नदी के किनारे। ठीक है, तो राम आएंगे यानी कहने का मतलब राम आ भी गए 22 जनवरी को। तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो यानी आगामी पेपर में यह पूछेगा, इसलिए आप लोग ठीक रहिएगा। राम मंदिर में कितना पाया है, कितना रुपया लगा है, कौन उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, सब सारा के सारा चीज़ पूछेगा। ठीक है, ये सब रट के सट जाइएगा ना तो पता चलेगा कि आया पेपर निकल भी गया, हम वहीं हैं। सुनिएगा, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर। देखिए, अगर पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने शहर स्थित है, कौन बता देगा? गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिला स्थित है। सॉरी, सुनिएगा, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने शहर स्थित है बाबू? जिले स्थित है, तो 12 जिले स्थित है। बहुत समझदार। ठीक है, अगर कहेगा कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है, तो कानपुर। कौन है? कानपुर। बहुत सुंदर। चलिए आइए, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे बाबू? तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। कौन? जरथुस्त्र। ठीक है, यह ईरान के रहने वाले थे। इसकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता कहलाता है, यानी पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अगर पूछेगा कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन है बाबू, तो जेंद अवेस्ता। कौन? जेंद अवेस्ता। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर मज्जा को मानते हैं, यानी पारसी धर्म के अनुयायी किसको मानते हैं? एक ईश्वर अहुर मज्जा, यानी इनका जो ईश्वर है ना वह अहुर मज्जा है। अहुर जैसे इस्लाम के कौन है? मक्का मदीना। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के भगवान हैं। उसी तरीक़े से अगर बात करें कि इसका यहूदी का पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग कहते हैं। खुद ही कहते हैं। इस्लाम धर्म के बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है बाबू? तो मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, इनको 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब को। ठीक है, 622 ईस्वी में पैगंबर ने के मक्का से मदीना की यात्रा किया। इस्लाम जगत में इसको 622 ईस्वी को हिजरी संवत कहा गया। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। ठीक है, मौलाना मोहम्मद साहब पैगंबर जो थे, इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, यानी मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक बना रहा, क्योंकि उसी वर्ष तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया था। यानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा क्या कर दिया? खलीफा के पद को क्या कर दिया? 1924 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, सुनिएगा, इनको 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किसको? पैगंबर मोहम्मद साहब को। ठीक है, देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन है बाबू? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। कहाँ पर? तलवंडी में। और 1539 में मृत्यु हुआ था करतारपुर में। कहाँ? करतारपुर में। ठीक है, करतारपुर में इनका मृत्यु हो गया था। इनका जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब आज के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हुआ था। ठीक है, अच्छा, सिख धर्म के पहला गुरु नानक देव थे। ये सिखों के पहले गुरु थे। ये मुग़ल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। कौन?
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। ठीक है। अच्छा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रचार करने वाले कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर धर्म प्रचार करने वाले कौन थे व्यक्ति बाबू? रामानंद। कोई डाउट? देखिए, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद हुए दूसरे गुरु। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ने क्या किए थे कि लाहना प्रचलन किया था। लाहना प्रथा किसने प्रचलन किया था? लावन प्रथा का प्रचलन गुरु अंगद ने। और क्या किए थे? तो गुरु नानक ने लंगर, देखिए गुरु नानक ने क्या किए थे? लंगर और पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया था। इन्होंने संगत यानी धर्मशाला स्थापित किया था। संगत और पंगत की व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू किया था। इसीलिए आज भी देखिएगा तो गुरु नानक के शुरू किया गया ही आज भी सिख धर्म के यही रहता है, धर्मशाला स्थापित रहता है। यानी जिसको आप गुरुद्वारा कहते हैं तो वह धर्मशाला है। वह धर्मशाला में कोई भी धर्म के व्यक्ति जाकर ठहराव ले सकता है। ठीक है जी। खाना भी मुफ्त मिलता है। ठीक है जी, को भी जी जी जी, यू आर राइट। ठीक है, सुनिए, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु थे। हाँ, दूसरे, तब कौन? ठीक है। इनका मूल नाम लहना था। यानी गुरु अंगद के मूल नाम क्या था बाबू? लहना था। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखा। इसने क्या किया था कि जो गुरु नानक के द्वारा चालू किया गया था लंगर और पंगत की व्यवस्था, पंगत और ये धर्मशाला, इस सब व्यवस्था को बनाए रखा। कौन है? गुरु अंगद ने। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। जो अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए थे। यानी सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। जो यह ऐसे गुरु थे जो अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए थे। ये ऐसा कार्य किए जिससे ये अपना धर्म अलग कर लिए हिंदू से। कौन? अमरदास। ठीक है। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहा जाता है। लवन का प्रचलन, देखिए लहना किसका मूल नाम था बाबू? तो गुरु अंगद का। और लवन प्रथा का प्रचलन किसने किया था? अमरदास ने। गुरु अमरदास ने किया था लवन प्रथा के प्रचलन। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिया। बीबी भानी के देख के अकबर ने क्या कैलस? कई गो गांव दान में दे दिए। कौन? अकबर। ठीक है। अच्छा सर, तो सिखों के चौथे गुरु रामदास हुए। अमरदास के बाद रामदास हुए। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। कौन? गुरु रामदास। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा। गुरु अर्जुन देव, देखिए गुरु अर्जुन देव क्या किए? तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया। तो यह पूछता है, कई बार दरोगा पूछा है, पूछता है भारत, तब पूछता है पेपर में, कौन कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु सिखों के। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय में करा दिया। नहीं, 500 बीघा दिया बीबी भानी के। किसने? अकबर ने। और उसी पर एक जलाशय खुदवा दिया। कौन? रामदास। कौन? रामदास। और उसी जलाशय के मध्य में कौन? हरमंदिर साहब के मंदिर लाकर रख दिए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जलाशय के अंदर करा दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में कर दिया, हत्या करवा दिया। कहाँ है? तो राजकुमार खुसरो, जो कि जहांगीर के बेटवा रहे, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव क्या कर रहे थे कि कुमार जो था खुसरो, उसको अंदरूनी सहायता करते थे कि तुम अपना बाप के खिलाफ लड़। आतले बाप रहे ओकर शासन कौन? जहांगीर। ओकरा पता लगल कि ले हमर बेटवे के चढ़ावतन के गुरु अर्जुन देव। तो कलश के अरे रे हमर बेटवे के हमारे पर अटैक करवाता, कत्ल करेंगे। तो 1606 में क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। सोचिए गुरु अर्जुन देव को, ये सब हुआ है इतिहास में। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। सिखों के छठे गुरु कौन थे बाबू? हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। किसने?
छठे गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। अब अमृतसर की किलेबंदी, जलाशय में हरमंदर साहब लाकर बैठा दिए, कौन? गुरु अर्जुन देव। अब कलश की हम क्या करें, तो कलश की जलाशय के चारों तरफ हम दरवाजा मरवाए, यानी चारों तरफ बाउंड्री मरवा दिया, कौन? हरगोविंद, सिखों के छठे गुरु। अच्छा जी, अकाल तख्त के स्थापना किया, निर्माण किया। सिखों के 7वें गुरु आए हरराय तथा दारा सिखों ने इनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त की। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन, देखिए हरराय ऐसे ही आए गए, इनका कुछ खास बात नहीं है। हरकिशन का किए कि सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी बेचारे के। 8वें गुरु चेचक के कारण मृत्यु हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे और इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण क्या कर लिया? औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दिया था। किसको? तो गुरु तेग बहादुर। फांसी के सजा दिया था किसने? जहांगीर ने। किसको? गुरु अर्जुन देव को। इनका हत्या हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1708 में नांदेड़ में, गुजरात में, पटना साहिब में जन्म हुआ। 1708 में नांदेड़ में, गुजरात नांदेड़ में गुलखा नामक पठान ने इनको छुरा खोप कर मुआ दिया। किसको? किसको? गुरु गोविंद सिंह को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने सिखों के 5 वकार चमत्कार अनिवार्य किए, पंचमकार अनिवार्य किए। कौन कौन? केश, कंघा, कृपाण, कक्षा, काड़ा, 5 चीज आपको पहनना है। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के अंत में कौर जोड़ने की इजाजत दिया था। कौन? गुरु गोविंद सिंह। यहीं से होता हरमीत प्रीत कौर, ज्योति कौर, अमृता कौर। समझ में आ गया ना जी? तो सुनेगा, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन शुरू हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यानी बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो 1699 ईस्वी में किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में नांदेड़ में हुआ था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे, जो वजीर खां के दीवार में चिनवा दिया। यानी इनको क्या किया कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खां ने दीवार में जोड़वा दिया, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान अस्थायी रूप दिया। चलिए दोस्तों, यहीं से उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इस क्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए यहीं पर जय हिंद, जय भारत।